दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की क्लासेस को शुरू कर चुके हैं। इसी के क्रम में ये हमारी दूसरी क्लास है। कल पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने बखूबी अपने सिलेबस को समझा था कि आपके सिलेबस में जो 5-5 मार्क्स की चीज़ें दी हुई हैं, जब हम जीके जीएस के पोर्शन को लेकर के बात करते हैं, एक अलग से आपका जो है जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर का पोर्शन दिया हुआ है। करंट अफेयर्स की बात करें, आपके अपठित गद्यांशों की बात करें, उन सभी के बारे में ऑलरेडी कल बात हम कर चुके हैं। पीईटी 2022 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को वो ज़रूर देखें। यहाँ पर आज हम अपने एक दूसरी क्लास में आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट की प्रॉब्लम होने की वजह से अभी मैं लाइव नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर क्लास खाली आपकी नहीं जाएगी। ऐसे में हम आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी सवाल हैं लास्ट तक में आप अपने आप को चेक ज़रूर करिएगा कि उतने में से कितने क्वेश्चन आप अपने सही करते हो। सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से बात करें, जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से आपको विजिबल होगा। कहते हैं यहाँ पे कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिला आश्रय। ये क्या है आपका शिला आश्रय? मतलब ऐसे हम आश्रय को लेकर के बात कर रहे हैं, शिलाओं के आश्रय को लेकर के बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको क्या है, पत्थरों के बीच में या पत्थरों की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आपको उन गुफा प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी, उनमें कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये कहाँ पे है? आपके आपका लिखाइया करके दिया है, भीमबेटका दिया है, घघरिया करके और आदमगढ़ लिखा हुआ है। जब हम मानव के साक्ष्य की बात करते हैं, आपके में इंडस वैली सिविलाइजेशन भारतीय इतिहास में 05 मार्क्स में आपका दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर हम आदमगढ़ की बात करें तो सबसे पहले मानव साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं, ऐसे में जो कब्रगाह है वो आपका यहीं से देखने को मिलता है। लेकिन जब हम शिलाश्रय की बात करते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पे पड़ेगा? आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कहते हैं, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अब इंडियन स्टेट की बात की हुई है और इसकी सीमा, इस राज्य की सीमा जो है नेपाल। नेपाल क्या है? एक बफर स्टेट की तरीके से काम करता है। बफर मतलब दो चीजों के बीच में कोई एक चीज अगर आ रही होती है तो उसे आप बफर बोल देते हो। ऐसे जैसे अगर मैं बात करूं भारत को लेकर के, तो भारत कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेपाल जो है NEPAL मैंने लिख दिया, नेपाल जो है वो बसा हुआ है। इधर की तरफ आपको कौन देखने को मिलेगा? चाइना। और इधर की तरफ जब हम बात करते हैं तो आपका इंडिया या भारत जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो एक बफर स्टेट की तरीके से काम करता है। किस राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और पंजाब बोला हुआ है। जब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका जो है दिया हुआ है, जब हम बात करते हैं सिक्किम को लेकर के, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम। अब बात आती है मैप में कैसे देखेंगे? तो मैप जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप बता भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए बताने को। अब देखिए यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये आपका नेपाल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बना करके बताया था। और आप सिक्किम को भी अच्छी तरीके से अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो भारत का जो सिक्किम है, सिक्किम जो है वो आपका एक ऐसा स्टेट है। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, जिसकी हाइट 8848.86 मीटर्स है। अभी के उसमें अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपका ये जो दिया हुआ है सिक्किम और नेपाल, इसी के बॉर्डर पर ही आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल सही है, वो है माउंट एवरेस्ट। और यही है जो आपका बॉर्डर बना रहा होगा नेपाल के साथ में। ये सवाल भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। आपसे कह रहे हैं कि जून से सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच की यहाँ पर बात की हुई है। शरद है, शीत ऋतु है, वर्षा है और ग्रीष्म है। जो क्लास में जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ते रहिए। मैंने आपसे कहा जब हम जून से सितंबर के बीच में कौन सी ऋतु की बात करते हैं, तो आपके यहाँ जो सीजन की बात की जाए, आप बोल देते हो ऐसे में ग्रीष्म है, आप बोल देते हो ऐसे में कि भाई ठंडी वाली ऋतु भी आ गई, बरसात भी आ गई। और आप एक, जब हम बात करते हैं अ, इन ऋतुओं में से, प्रमुख 3 ऋतुओं में से बात करते हैं, तो शरद, शीत, वर्षा और ग्रीष्म, इनमें से जून से सितंबर का महीना जो होगा वो हमारा किसके लिए काउंट होगा? वर्षा ऋतु के लिए। कारण कैसे? अब इसे याद कैसे करोगे? आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 जून को ही जो मॉनसून है वो एंटर करता है कहाँ से? केरल से। KL फॉर केरल होता है, ठीक है? जैसे हम उत्तर प्रदेश को यूपी लिखते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ से ये जो मैंने अभी बनाया है इतना सा, ये है केरल, जो कि आपका पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं से 1 जून को एंटर करता है जो साउथ वेस्ट मानसून होता है। कौन सा मानसून होता है दोस्त? इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं।
इसी से अच्छा ये वापस कब जाता है? लगभग 4 महीने पर ये क्या होता है? रिट्रीवल ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का वापस लौटना, जो कि सितंबर में होता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों में ही साउथ वेस्ट मानसून भारत में रहता है। और ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये पूरा का पूरा वर्षा ऋतु का ही जो है क्या है, इस ड्यूरेशन में प्रभाव रहेगा। एक और क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड आखिर कौन सा है? अब प्राचीन भूखंड की यहाँ पर बात की हुई है, जरा गौर करिएगा। तटीय भाग बोला है, उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में बोला है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात की है और गंगा का मैदान के बारे में बोला है। प्राचीन भूखंड आखिर इनमें से कौन सा है? हम आपको बता दें पहले क्या था, जब हम बात करते हैं पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया क्या होता था? एक बड़े भूभाग को, प्राचीन काल में एक बड़े भूभाग को, जो आज हम अलग अलग आपके देखते हैं ना कॉन्टिनेंट्स, इन सभी को मिला करके जो एक बड़ा भूभाग होता था, जो स्थलीय सतह होती थी, उसे पैंजिया बोलते थे। ठीक है, यहीं पर आज हम कई सारे महासागर भी देखते हैं, कहीं आप 5 बोलते हो, कहीं आप 7 बोलते हो, अलग अलग महासागर। पहले यही सारे महासागर आपस में मिल करके पैंथालासा बनाते थे। मैंने क्या बोला? जो हमारी जलीय सतह है, जो हमारा जल है, वो क्या बना रहा था? वो हमारा पैंथालासा बना रहा था। और जो स्थलीय सतहें हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वो मिलकर के क्या बना रहे थे? वो बना रहे थे पैंजिया। यहाँ पर सबसे प्राचीन भूखंड की अगर हम बात करें, उसी के क्रम में सबसे प्राचीन भूखंड की बात करें, तो अगर मैं इस चौथे सवाल की बात करता हूँ भारत के रेस्पेक्ट में, तो प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो जो है, ये आपका आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, ये आपको लगभग जो इसका हिस्सा है, मिडिल से लेकर के आपको साउथ इंडिया की तरफ जो है वो देखने को मिलेगा। एक इसका हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था पहले ही, हमें केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं समझने हैं, मतलब जानने हैं। हमें उस क्वेश्चन को भी समझना है। जब आप समझ करके पढ़ोगे, तो आसपास की जो थ्योरी के पोर्शंस होते हैं वो भी आप यहाँ पर क्लियर करते चलोगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? चोटी मतलब माउंटेन पीक की बात की जा रही है। K2 ये जिसे हम लोग गार्डियन एस्टन के नाम से भी जानते हैं, कंचनजंगा के बारे में बोला हुआ है, माउंट एवरेस्ट बोला हुआ है और नंदा देवी की बात की है। भारत में स्थित नहीं है। एक चीज याद रखिएगा आप, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये नेपाल में है, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बता के आया हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर्स। क्या बोलते हैं हम? 8848.86 मीटर्स बोलते हैं। और ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर हमें जो है वो माउंट एवरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट एक चोटी है। ये क्या है? एक चोटी है। और ये चोटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज में देखने को मिलती है। कभी भी आप हिमालय को पर्वत बोलने की गलती ना करिएगा। हिमालय पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत माला है। हिमालय हिमालयन माउंटेन रेंज बोलते हैं उस माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज कैसे होता है? ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है, ये चोटी, ये चोटी, ये चोटी, ऐसे करके। और इसी में एक माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है, मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से, जब हम अपने वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, जब हम अपने पश्चिमी घाट की बात करते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सवाल पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसके क्रम में आप क्या लिखोगे कि सर्वाधिक जैव विविधता हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। अगर विश्व में जैव विविधता की बात की जा रही है, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता आप क्या लिख दोगे कि वो इक्वेटर पर हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे? जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा, विश्व और भारत दोनों ही ये सवाल ही हैं जो आपके बनते रहने चाहिए, दिमाग में आपके चलते रहने चाहिए। कनेक्शन एक दूसरे का जरूर होना चाहिए। तो मैंने कहा आखिर केरल को तमिलनाडु से शिव किला है, पाल घाट है, भोर घाट है, ताल घाट है, एक यहाँ पर जो है तेनगोप्पा करके दर्रा बीच में देखने को मिलता है। ये दर्रे क्या होते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए। पास कहते हैं जब दो पहाड़ है, दो पहाड़ छोड़िए, एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके बीच में हमने क्या किया? कुछ इस तरीके से था, एक रास्ता हमने काट के बना दिया। दर्रा को क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। मतलब जब हमें जगह मिलेगा, आप हॉर्न कितना भी दो, जब हमें जगह मिलेगा तब हम आपको बगल से रास्ता दे देंगे कि आप भी, अब आप जाइए। तो पास मतलब होता है जब दो पर्वतों के बीच में या पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता एक पास कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं हम, वही आपका घाट कहलाता है। ऐसे में आप दर्रा बोल देते हो उसे, ठीक है, उसे आप पास बोल। केरल और तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं, इस 6 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे सवाल पूछे हैं, ये आपका पाल घाट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा?
ये पाल घाट दर्रा है, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट कहाँ है, कुछ इस तरीके से वेस्टर्न घाट होता है और इन्हीं में ऐसे करके ये दर्रे, ये रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। कहते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इस चीज को याद रखिएगा। अक्षांश को हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूड। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की जब बात होती है तो उनकी संख्या कितनी होती है, 360। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की संख्या 360 होती है, लेकिन अगर वहीं हम लैटिट्यूड की बात करें कि लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो आप 180 और 181, 181 बोल देते हो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ये चीजें हम आपको किसी थ्योरी क्लास में बताते रहेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सवाल यहाँ से बहुत बनते हैं ऐसे में। ठीक है, 181 लाइन 360 लाइन कैसे आई, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री के अंतर को लेकर के बात करें, कहते हैं अगर हिमाचल प्रदेश, माफी चाहेंगे, कहते हैं अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे सूर्य निकला है तो गुजरात में सूर्य कितने बजे निकलेगा, तो वो 2 घंटे लेट निकलता है। अगर वहां 7 बजे निकला है तो यहाँ 9 बजे निकलेगा। ये चीज याद रखिएगा। 1 डिग्री में जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है, और अगर हम यहाँ पर 2 घंटे के अंतर को लेकर के बात करें, यानी 120 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 तेई 12, यानी कि कितना आया। ये तरीका है फाइंड आउट करने का। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ये बात हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे अगर सूर्य निकलता है तो गुजरात में सुबह कितने बजे निकलेगा, 9 बजे निकलेगा, यानी अंतर जो है वो 2 घंटे का है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट हो गया। इसी 120 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात है, 30 डिग्री आपने भी लगाया होगा। अच्छा, कुछ और तरीके से कैसे इसे जानेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना कितना है, तो आप जानते होंगे 8 डिग्री से लेकर के यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और जब आप 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट टोटल को जब माइनस करेंगे तो इसमें जो आपको अंतर देखने को मिलेगा वो लगभग 30 डिग्री का ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये याद किया हुआ है तो वहां तुरंत बता देंगे, या फिर दोनों का अंतर करके आप जो है कितने मिनट होता है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरब से पश्चिम की लंबाई भी दी हुई है। पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, ईस्ट से वेस्ट में तो हम 2935 किलोमीटर चलते हैं। वही अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ तो हम 3214 किलोमीटर चलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, अगर ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है तो 2.4% लगाइएगा। ठीक है, कोस्टल लंबाई कितनी है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से इनका पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जो अभी भी कक्षा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर है। देशांतरीय विस्तार, भाई देखिए अक्षांशीय तो आपने निकाल लिया, यहीं पर आपका देशांतरीय विस्तार भी देख लेते हैं। 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री, 68 और 2 70 होता है। ठीक है, 70 और कितना होता है, 30 उधर 2 इधर, लगभग आप देखोगे इसमें भी कितने का अंतर आएगा, इसी 30 डिग्री का ही अंतर आपको जो है देशांतरीय विस्तार में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, आंसर में लगा लीजिए कि लगभग ये जो देशांतरीय विस्तार वाला होगा वो कितना होगा, ये भी 30 डिग्री ही हमें देखने को मिलेगा, वही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमसे, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ जो है किन्होंने किया। यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा ही है एक तरीके से जब हम बात करते हैं। तो ये शुरुआत, रंगमंच मतलब क्या होता है जानते हो, जो स्टेज पर आकर के जो है अपना परफॉर्मेंस देते हैं, वही रंगमंच है एक तरीके। ठीक है, हम क्या है जब हम एक ह्यूमन की डेफिनेशन की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन की बात करते हैं कि मानव को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो वो मानव कैसे परिभाषित होता है कि हम क्या है, कठपुतली की तरीके से है नहीं, हम कठपुतली की तरीके से है आते हैं रंगमंच पर अपना खेल दिखाते हैं, मतलब इस दुनिया वाले रंगमंच पर आते हैं, अपना खेल दिखाते हैं और खेल दिखा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर पार्थियन दिया हुआ है, शक, यूनानी और कुषाणों के बारे में बात की हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे ये जो चीजें शुरू हुई या जो जो चीजें शुरू की गई वो किनके द्वारा शुरू हुई, यूनानी। लगा लीजिएगा। एक अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए फेमस है। पुष्कर, सोनपुर का मेला बोला है, सूरजकुंड बोला है, कुंभ मेला बोला हुआ है। तो कुंभ आप जानते हो 12 सालों पर होता है। 4 जगहों की बात कर देते हो आप ऐसे में कि 4 जगह जो है आपका कुंभ होता है। जब हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो अर्ध कुंभ जो मेला है आपका वो 6 सालों पर होता है। यहाँ पर आपसे बोला हुआ है
कि सोनपुर मेला, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर सोनपुर, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जब हम बात करते हैं सोनपुर मेले को लेकर के, अच्छा ऊंट और आपका गाय, या फिर जब हम बात करें पशु मेले को लेकर के, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जब यहाँ से बात करते हैं आप सोनपुर वाले को लेकर के, आप कहीं ना कहीं पशु मेले से जुड़ते हो। ऊंट व्यापार का पूछा हुआ है तो उसे आप पुष्कर मेले से जुड़ते हो, ठीक है। इन चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पशु मेला कब पूछा है आपसे और कब से ऊंट मेले, कब ऊंट मेले के बारे में बात की है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है, याद रखिएगा, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ये रेखा हमारी 23 सही 1/2 डिग्री की नॉर्थ वाली रेखा होती है, इसे भी याद रखिएगा। कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो एक ट्रिक हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है, गमछा झार मित्र पर। क्या बताए हैं, हमने कहा ये ट्रिक है हमारा गमछा झार मित्र पर, ठीक है। तो गा से गुजरात हो गया, ठीक है, माँ से आपका मध्य प्रदेश हो गया, छा से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झा से आपका झारखंड हो गया। देखो जी आंसर मिला कि नहीं मिला, झारखंड मिला। फिर रा से क्या बोला है, राजस्थान होता है, मी से मिजोरम है, त्रा से त्रिपुरा है और पा से आपका पश्चिम बंगाल है। टोटल कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा उन राज्यों की जो संख्या है वो हमें कितनी देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है, 8 राज्य हैं। ये सवाल भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लियो। हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है, बृहत श्रेणी बोला हुआ है, शिवालिक बोला हुआ है, धौलाधर बोला हुआ है, या निम्न हिमालय। हिमालय किस तरीके से बसा हुआ है हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, एक आप जब आउटर हिमालय की बात करते हो ऐसे में, जैसे एक आपका बृहत हिमालय है, फिर आपका एक मिडिल हिमालय होता है, फिर आपका एक लोअर हिमालय, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप जो है इसे डिवाइड कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपका दिया है और पूछे हैं कि इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सा है। जब हम बृहत हिमालय की बात करते हैं, और बृहत हिमालय क्या है, एक बड़े हिमालय को लेकर के जब बात हो रही है, एक आप इनर हिमालय के बारे में जब आप बात कर रहे होते हो, तो वो चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, एक प्राचीनतम श्रृंखला में हमें देखने को मिलेगी। एक सवाल पूछा जाता है, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, जब हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के हरियाणा, इन 4 राज्यों में आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अरावली की सबसे टॉप पीक के बारे में अगर हम बात करें तो उसे हम गुरु शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हो आप उसे, वो आपकी गुरु शिखर है। ये सब चीजें जो है एकदम दिमाग में दौड़नी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। पटकाई बूम पहाड़ियां, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स भारत के किस भूभाग में। जब हम गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों को लेकर के बात करते हैं तब आप नॉर्थ ईस्ट तुरंत याद आता है। यहाँ पर आपसे पटकाई बूम पहाड़ियां, नागा, नागालैंड, नागा पहाड़ियां, और फिर आपसे लुशाई हिल की बात की हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अभी आपसे मकरान के बारे में पूछ लिया। भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में, श्रीलंका के दक्षिणी तट में है, और अरब सागर दिया। मकरान, यहाँ पर क्योंकि आपके में विश्व का भी और इंडिया दोनों का ही आपका भूगोल और इतिहास जो है आपके सिलेबस में 5-5 मार्क्स में है, आप देखिएगा 5-5 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मकरान जो है इनमें से किस स्थान पर हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट जवाब होगा, ये जो लिखा है अरब सागर। अरब सागर कहाँ होता है भाई, गौर करिए, कुछ इस तरीके से है। यहाँ आपका हिंद महासागर है, ये आप बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है, इसे हम बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं, और ये है आपका अरबियन सी। ये क्या है, ये है आपका अरबियन सी, और अरब सागर में ही हमें मकरान जो जगह है वो देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भारत का निचला हिस्सा है जो मैप में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन में कहते हैं वखान कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में स्थल का निर्माण करता है। देखिए, स्थल का निर्माण करता है मतलब बीच में हमें एक टेरेस्ट्रियल रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। ये बखान कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या है, एक रास्ता समझिए, एक पास के तरीके से समझिए, ठीक है। अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान बोला है, अफगानिस्तान तजाकिस्तान बोला हुआ है, अफगानिस्तान और चाइना के बारे में बात की है, और अफगानिस्तान किर्गिस्तान ने। अगर हम इस बखान कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान और चीन, ये चीज याद रखिएगा, किसके किसके बीच में है। जब हम बात करते हैं जहां पर तालिबानी शासक इस समय हमें देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान, वहां पर, और जब हम चीन की बात करते हैं इस समय चीन और अमेरिका में क्या चल रहा है? तो चल रहा है, क्यों जी, बिल्कुल सही कहा, चीन और अमेरिका में इस समय कहीं ना कहीं आमना सामना है, और वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ताइवान, ताइवान एक देश, उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो है तनातनी चल रही है इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है। करंट अफेयर्स वाली चीजें बताएंगे तो वो भी हम आपको जरूर बताते चलेंगे। समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है,
एक आर्कटिक सागर, एक आर्कटिक लाइन होती है, एक अंटार्कटिक होती है। जब हम आर्कटिक की बात करते हैं तो आर्कटिक आपका 66.5 डिग्री कौन सा होता है, नॉर्थ वाला होता है। अंटार्कटिक की बात करते हैं तो ये 66.5 डिग्री कौन सा होता है, साउथ वाला होता है। अब इसमें इन्होंने बोला है 5,500 फीट, 4,500, 7,500 और यहाँ पर 6,500 दिया है। जब हम समुद्र तल से अंटार्कटिका की ऊंचाई को लेकर के बात करते हैं तो ये जो आपका 7,500 फीट की हाइट है, ये एकदम से correct है। थोड़ा सा हम और आगे लेकर के चलेंगे आपको। किलिमंजारो पर्वत आखिर किस देश में स्थित है? और सवाल, किलिमंजारो पर्वत केन्या है, घाना है, नामीबिया है और तंजानिया है। तो किलिमंजारो हमें देखने को मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही है, तंजानिया लगा दीजिएगा। ठीक है। एस्थेनोस्फेयर कहाँ स्थित है? एस्थेनोस्फेयर जो है वो हमारा एक भाग होता है जब हम स्थल मंडल की बात करते हैं। स्थल मंडल के नीचे है कि ऊपर है? कि लिथोस्फेयर स्थलमंडल को बोलते हैं। अब ये नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा? तो स्थलोस्फेयर की, एस्ट्रोनोस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जो देखने को मिलेगा वो हमारे स्थलमंडल के ऊपर का भाग, माफी चाहेंगे, स्थलमंडल के नीचे का। ठीक है। स्थलमंडल, स्थल मतलब जहां पर हम चल रहे होते हैं तो वो स्थल हो गया, सबसे ऊपर का भाग। उसी के जस्ट नीचे आपको एस्थेनोस्फेयर, इसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं। इनको नहीं पता वो जान ले। इसे हम क्या बोल देते हैं? ये दुर्बलता मंडल कहलाता है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार आखिर किस देश में है? नेचुरल गैस के बारे में बोला है, रूस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बारे में बात की हुई है। तो जो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर के, तो आपका सही जवाब जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से ये क्लास मैं पहले रिकॉर्ड करके फिर आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो हम लाइव भी आपसे मिलते रहेंगे, बस मैं गैप नहीं चाहता था कि किसी तरीके से मैं क्लास को छोड़ूं। पढ़ते रहिए। ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल से मत भूला करिए। न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह आखिर किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको की बात की है। न्यू कैसल बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक ऐसा देश जो कि आइलैंड का देश कहलाता है। द्वीप समझते हो? समुद्र के चारों तरफ पानी, सॉरी, जो ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ पानी, आप आइलैंड कह देते हो। आइलैंड का जो देश है वो कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा आइलैंड, आप माफी चाहेंगे, सबसे छोटा आप कॉन्टिनेंट भी ऐसे में बोल देते हो, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए आज के इसी 20 सवाल पर हम रुकेंगे। अगले सेशन में कल हम फिर से रात में 9:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। पूरी संभावना रहेगी हम लाइव रहेंगे आपके साथ में, और फिर आगे के सेशंस को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे।